इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूम्ड, ठीक है, उस तरीके से हॉरिजॉन्टल थ्रेड बना रहता है और इस तरीके से वर्टिकल थ्रेड्स बने रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो धागे का काम क्या होता है, जो वीविंग्स रहता है, ठीक है, इस बॉक्स को हम लोग यहाँ पे एक रोप वे बना हुआ रहता है, इस रोप वे से हम लोग इसको खींचते हैं और इसको जब डालते हैं इस तरह, तो इस तरह से निकलता है, ठीक है। और ये जो मैकेनिकल टेक्निक है ये सबसे पहले स्टार्ट होता है। Hello everyone, welcome to my YouTube channel Srishti's SST Classes. So after a very long period of time, let's come back to our session. We are studying about the age of industrialization, history class 10. In previous videos of this chapter, we will completed till the topic फैक्ट्रीज केम अप, किस तरीके से फैक्ट्रीज आती है, वीवर्स का क्या इम्पैक्ट रहता है, उनका क्या रोल रहता है, जॉबर्स का क्या रोल रहता है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ चुका था। आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर द पेक्युलैरिटीज ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। पेक्युलैरिटीज यानी कि वो विशेष कारण क्या थे, ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। तो लेट्स कम टू आवर सेशन एंड स्टार्ट द टॉपिक। डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेंचर्स। आखिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की इंडस्ट्रीज़ जब आई, फैक्ट्रीज़ कम अप, जब फैक्ट्रीज़ बन के आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब एक बहुत बड़े पैमाने पर स्टार्ट होता है, तो उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ का कारण क्या होता है, आखिर वो किस वजह से डिक्लाइन करती है और किस वजह से वो राइज करती है, ठीक है। दोनों केसेस को हम लोग देखते हुए चलेंगे। What is the different segments of the industrial ventures? तो इसमें हम लोग दो ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। The first one is European managing agencies and the second one is Indian businessmen, ठीक है। तो what were the role of the European managing agencies? यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज स्टैब्लिश टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हुए चलो, कहानी की तरह सुनते हुए चलो। टॉपिक बहुत शॉर्ट है, ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज वर established टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। होप सो पॉइंट्स आर वेरी क्लियर, ओके। एंड दे एक्वायर लैंड ऑन चीप रेट्स, चीप रेवेन्यू पे वो लोग, चीप रेट्स पे उन लोगों को लैंड एक्वायर कर लेते थे, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टेड इन माइनिंग, इंडिगो एंड जूट। और ये बेसिकली अपने फाइनेंस सिस्टम को इन्वेस्ट कहाँ करते थे, इंडिगो प्लांटेशन में, जूट प्लांटेशन में, माइनिंग्स में। तो इन सारे जगहों पर वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स करते थे। उसके बाद इंपोर्ट ऑफ मैनचेस्टर मेड गुड्स फ्रॉम द कॉलोनियल गवर्नमेंट, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ मैनचेस्टर मेड गुड्स फ्रॉम कॉलोनियल गवर्नमेंट। और चूँकि हम लोग यहाँ पे यूरोपियन सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज़ की बात कर रहे हैं, तो यूरोप की अपनी कॉलोनी बना रखी थी, ठीक है। यूरोप ने अपनी कॉलोनी बना रखी थी, तो वो अपनी कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि वो अपनी कॉलोनियल वर्ल्ड, कॉलोनियल एरिया जो था, वहाँ से मैनचेस्टर मेड्स गुड्स वो लोग मंगवाते थे, वहाँ पे वो लोग अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करते थे। बट विथ रिस्पेक्ट टू अगर इंडिया देखें तो इंडियन बिजनेसमैन का क्या कॉन्सेप्ट था, दे अवॉइड कंपीटिंग विथ मैनचेस्टर गुड्स। वो लोग मैनचेस्टर मेड गुड्स नहीं यूज़ करते थे, ठीक है। और वो लोग क्या बोले थे कि फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट कर देना है। उसके बारे में भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स में। इंडियन बिजनेसमैन क्या करते थे, देखो यूरोपियंस क्या करते थे, डायरेक्ट कपड़ा बनाते थे। जब वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप हुई तो वो लोग डायरेक्ट कपड़ा बनाते थे, जिसकी वजह से इंडिया से जो कपड़ा एक्सपोर्ट होता था यूरोप में, उसमें डिक्लाइन देखने को मिला, ठीक है, उसमें फॉल देखने को मिला। उसके बाद इंडियन बिजनेसमैन क्या करते थे, यूरोप क्या कर रहा है, कपड़ा बना के एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, ठीक है, इंडियन मार्केट में जाके उसको सेल कर रहा है, जिसकी वजह से, और बहुत चीप प्राइस पे सेल कर रहा है, जिसकी वजह से इंडियन पीपल्स जो बहुत गरीब होते थे, जिनके पास पैसा कम होता था और उनको कम पैसे पे अगर बना बनाया कपड़ा मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो वही खरीदेंगे। तो जिसकी वजह से इंडिया का जो प्रोडक्शन था वो ज़्यादा फॉल हो रहा था। देन आफ्टर इंडिया क्या करता है, रादर देन फैब्रिक यानी कि एक पूरे कपड़े बनाने के अलावा वो क्या करता है, कोरस कॉटन यान, वो धागा बनाने का काम स्टार्ट करता है और धागे का एक्सपोर्ट करवाता है, ठीक है। धागा रहेगा तब तो कपड़ा बनेगा, धागा रहेगा तब तो कपड़ा बनेगा। तो वो लोग
फैब्रिक के ऊपर, यानी कि रादर देन फैब्रिक, वो लोग किस चीज़ के प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं इंडियन बिजनेसमैन? तो यार्न का, यानी कि धागे का प्रोडक्शन वो लोग स्टार्ट करते हैं। यार्न जो वो बेसिकली किसके द्वारा यूज़ किया जाता था? हैंडलूम वीवर्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो लोग हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते थे एंड दे वर यूज्ड टू मेक फाइन वैराइटीज़ एंड गुड क्वालिटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स। ये सारे पॉइंट्स मैंने बता चुका है पिछले वीडियोज़ में, और बहुत लंबे टाइम के बाद ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। सो अगर आप लोगों को दिक्कत है इस टॉपिक को समझने में तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को आप लोग देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद इंडियन बिजनेसमैन वापस आते हैं टॉपिक पर। यार्न का जब प्रोडक्शन होता है इंडिया में, उस यार्न के प्रोडक्शन को यूज़ कौन करता है? हैंडलूम वीवर्स यूज़ करते हैं, और वो यार्न का प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करवाया जाता है चाइना को। किसको? चाइना को, ठीक है। तो व्हाट वर द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेंचर्स? इंडस्ट्रीज आई, कहाँ पे क्या देखने को मिला? कौन फैब्रिक बनाता है, कौन यार्न बनाता है, कौन मैनचेस्टर मेड गुड्स यूज़ करता है और कौन हैंडमेड गुड्स यूज़ करता है? तो here we were seeing about the two industrial ventures. The first one is European managing agencies and the second is industrial businessmen. Is it clear? Now let's come to our next topic, a series of changes. Topic को ध्यान से समझना, affected the pattern of industrialization. So what is industrialization? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, 1 word और 2 word क्वेश्चन है। डिफाइन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओके। What were the series of changes that affected the pattern of industrialization? इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस चलते हुए आ रहा था। अब उस इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को ऐसे कौन कौन से चेंजेस आए सोसाइटी में, ऐसे कौन कौन से चेंजेस आए मार्केट में जो अफेक्ट कर रहे थे उसके पैटर्न को, उसके प्रोडक्शन को, ठीक है, उसके गुड्स एंड सर्विसेज के मार्केटाइजेशन को, ठीक है। पहला क्या था? स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट में क्या देखने को मिलता है? ये नेशनलिज्म इन इंडिया के पार्ट में भी मैंने पढ़ाया था। स्वदेशी मूवमेंट इज बेसिकली अ मूवमेंट बाय बंगालीज, ठीक है, बंगाल में स्टार्ट हुआ था। और ये स्वदेशी मूवमेंट में सबसे पहले क्या बोला गया? बॉयकॉट द फॉरेन क्लॉथ, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट में सबसे पहले क्या बोला गया? बॉयकॉट करने के लिए किसको? फॉरेन क्लोथ्स को, फॉरेन प्रोडक्ट को, फॉरेन फूड्स को, ग्रेन्स को, ठीक है, यानी कि जितने भी फॉरेनर से, जितने भी यूरोप से एक्सपोर्ट करवाए हुए आते थे उन सबको बॉयकॉट करने के लिए बोल दिया गया। और जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे वो अपना एक ग्रुप बनाते थे कि इस ग्रुप में हम लोगों का ये इंडियन बिजनेस चलता है। तो इस इंडियन बिजनेस के ग्रुप में, इस इंडस्ट्रियलिस्ट के ग्रुप के अलावा जितने भी हैं बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट, उन सबको हम लोगों को बॉयकॉट करना है। सिंपल सी बात है। चलो, और स्वदेशी मूवमेंट के बारे में अगर डिटेल में पढ़ना है, दैट व्हाट इज स्वदेशी मूवमेंट, क्योंकि इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है आप लोगों को। अगर डिटेल में पढ़ना है तो मैंने नेशनलिज्म इन इंडिया के वीडियो में पढ़ाया है, तो आप लोग वहाँ से अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट रीज़न क्या था? नेक्स्ट चेंजेस क्या था जो पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को अफेक्ट कर रहा था? सो द नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियलिस्ट्स इन इंडिया बिगिन शिफ्टिंग फ्रॉम यार्न टू क्लोथ। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि जो प्रोडक्शन होता था वो फैब्रिक के ऊपर जाके, यानी कि फैब्रिक के जगह पर वो लोग यार्न का प्रोडक्शन करवाते थे। कौन कौन से चेंजेस आए? उस चेंजेस में सबसे पहला चेंजेस ये क्या था कि जो इंडियन मार्केट थे वो शिफ्ट कर रहे थे अपने प्रोडक्शन को, किससे? यार्न से फैब्रिक बनाने की। अब वो लोग धागे के साथ साथ कपड़ा भी बनाते हैं, ठीक है, धागे के साथ साथ कपड़ा बनाते थे, जिसके वजह से भी इंडस्ट्रियलाइजेशन पैटर्न में चेंजेस आएगा। अब ये जब हो गया तो क्या हुआ? इंडियन मार्केट में जो यूरोपियन प्रोडक्ट आ रहा था, इंपोर्ट हो रहा था, वो इंपोर्ट बंद हो गया। अब
इंडियन मार्केट्स भी क्या कर रहे हैं, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स भी क्या कर रहे हैं, धागे से कपड़ा बनाकर वो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को, जापान को, बहुत सारे अलग अलग नेबर कंट्रीज़ को। ठीक है, तो सबसे पहला शिफ्टिंग तो यहीं पर देखने को मिलता है। उसके बाद वो लोग जो कॉटन पीस गुड्स बनाया करते थे, यानी कि जो स्टार्ट हुआ था कपड़े बनाने का सिस्टम, वो सिस्टम डबल हो जाता है 1900 से 1912 के बीच में, यानी कि 12 साल के अंदर उनके यार्न से कपड़े बनाने का जो प्रोडक्शन है वो जस्ट डबल हो जाता है और इंडियन मार्केट भी अपने में एक बहुत अच्छा मार्केट स्टैब्लिश कर लेती है। इज इट क्लियर? तो इसके बाद भी हम लोग देखेंगे कि आखिर वर्ल्ड वॉर 1 का क्या इम्पैक्ट पड़ा था इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल वेंचर्स, किस तरीके से क्या पिक्चुलैरिटीज़ आती है, यानी कि क्या विशेष कारण रहे हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। ठीक है, तो क्या विशेष कारण रहे जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है, चाहे वो यूरोप में हो या फिर इंडिया में हो। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन मार्केट प्रोडक्शन। इज इट क्लियर? तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नाउ व्हाट इज वर्ल्ड वॉर? ठीक है, वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ? वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918। ये तो अब तक आप लोगों को याद हो जाना चाहिए डेट्स। सो वर्ल्ड वॉर 1 एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, वर्ल्ड वॉर 1 का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे, क्या होता है आखिर उसके वजह से, वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से इंडस्ट्रीज़ का क्या होता है, फैक्ट्रीज़ का क्या होता है। सो colonial power is declined। वर्ल्ड वॉर 1 का सबसे मेजर इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे क्या पड़ता है? कॉलोनियल पावर डिक्लाइन हो जाता है, यानी कि ब्रिटिश का, यूरोप का जो पावर होता है वो धीरे धीरे घटने लगता है और बेसिकली वो ख़त्म होने लगता है। ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, इंडिया अपना पावर स्टार्ट करेगी, अपना प्रोडक्शन स्टैब्लिश करेगी मार्केट में। तो ऐसा क्यों होता है? तो ब्रिटिश मिल्स बिजी विथ वॉर प्रोडक्शन टू मीट द वॉर नीड्स। ब्रिटिश, देखो वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन शामिल था, ठीक है, यूरोप शामिल थे, ठीक है। उसके बाद यूरोप का जितना भी प्रोडक्शन हो रहा था, जितना भी इंडस्ट्रियल गुड्स बन रहे थे, मार्केट में सेल हो रहे थे, तो वो सारा बंद हो जाता है और उसके जगह पे जो जो चीज़ वॉर में ज़रूरत पड़ती है, जैसे बॉम्ब हो गया, आर्मीज़ के लिए कुछ कपड़े हो गए, यूनिफॉर्म्स हो गए, जूट बैग्स हो गया, ये सारा कुछ ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में बनना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ाई कर रहा था और वॉर के नीड्स को, ठीक है, नीड्स ऑफ द आर्मी के नीड के अकॉर्डिंग वो अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा था। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये अपने में बिजी था और धीरे धीरे इसका जितना भी कॉलोनियल पावर था वो डिक्लाइन हो रहा था। नेक्स्ट, जितने भी मैनचेस्टर इंपोर्ट्स हुआ करते थे इंडिया में वो ख़त्म हो गए। जितना भी कपड़ा वो इंपोर्ट होके जाता था इंडिया में फ्रॉम ब्रिटेन, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया, कम हो गया। उसके बाद इंडियन मिल्स हैड अ वास्ट होम मार्केट टू सप्लाई। अब इंडियन मिल्स के पास अपना पूरा का पूरा अपना राज्य है कि चलो अब तो हम अपना कपड़ा बनाएंगे, अपना फूड प्रोडक्ट बनाएंगे, अपना कोई भी सामान अपना बनाएंगे, अपने मार्केट में सेल करेंगे। सो दे हैड अ वास्ट होम मार्केट फॉर सप्लाई देयर ओन प्रोडक्शन। ठीक है, अब इंडिया को कोई दिक्कत नहीं है, अब कहीं से कोई सामान नहीं आ रहा है, अब हमारा होम मेड सामान भी बिकेगा। नेक्स्ट, इंडियन फैक्ट्रीज को भी कॉल किया गया for the supply of the war needs. Indian factories were also being called for supply war needs। और इंडियन फैक्ट्रीज में भी ये बोला गया कि आप लोगों को भी, इंडिया वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल नहीं था, लेकिन जितने लोग वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल थे वो लोग इंडिया को क्या बोलते हैं कि अब आप भी क्या कीजिए, वॉर नीड्स के प्रोडक्ट्स को बनाकर सेल कीजिए, बिकॉज वी नीड इट, आर्मी नीड इट। ठीक है, अब इन सारे चीज़ों का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? देखो, अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत कमी थी, एम्प्लॉयमेंट अचानक से बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? न्यू फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं, ठीक है, धीरे धीरे बहुत सारी फैक्ट्रीज आ रही हैं। क्यों फैक्ट्रीज आ रही हैं? क्योंकि अब खाने और कपड़े के अलावा इंडिया से क्या डिमांड किया गया है?
वॉर नीड के प्रोडक्ट को बनाने के लिए। वॉर नीड के प्रोडक्ट जैसे जूट बैग्स हो गए, आर्मी के यूनिफॉर्म्स हो गए, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को नोट्स में मिल जाएंगे और इस टॉपिक के नोट्स भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। तो न्यू फैक्ट्रीज इमर्ज हो रही थी, न्यू फैक्ट्रीज के इमर्जेंस के साथ साथ वर्किंग आवर्स हमारे बढ़ रहे थे, वर्किंग आवर्स बढ़ रहे थे और वर्कर्स भी बढ़ रहे थे। वर्कर्स बढ़ेंगे यानी कि जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग बैठे हुए थे उन लोगों को अपना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, तो अनएम्प्लॉयमेंट की भी समस्या थोड़ी सी कम होती है, ख़त्म तो नहीं होती है, कम होती है, ठीक है। तो इसका मेजर इम्पैक्ट वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे क्या हुआ, सबसे पहला सबसे मेजर क्या हुआ कि कॉलोनियल पावर जो वो डिक्लाइन हो रही थी। इंडिया को एक वास्ट, एक बड़ा सा लैंड मिल गया अपने प्रोडक्ट को सेल करवाने के लिए। सेकेंडली उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूम्ड, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूम्ड, अचानक से बहुत ज़्यादा फैल जाती है, अचानक से बहुत ज़्यादा वो अपने उसको क्या बोलते हैं, स्पीड में चलने लगती है। क्यों? क्योंकि अब उन लोगों को प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करना था, जिसके वजह से न्यू फैक्ट्रीज डेवलप हो रही थी, वर्किंग आवर्स बढ़ रहे थे एंड वर्कर्स भी बढ़ रहे थे। इज इट क्लियर? तो ये क्या था, वर्ल्ड वॉर 1 एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करोगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फिर से डोमिनेट करना स्टार्ट कर गई थी। क्यों? क्योंकि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थे, यानी कि जो यूरोपियन पावर्स थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट के पावर थे, वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहे थे। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट पावर इज़ लाइक अ शीशो। शीशो वो झूला झूले हो ना आप लोग, कि अगर एक ऊपर जाता है तो दूसरे का पावर ऑटोमेटिक नीचे आएगा। अगर 2 पार्टी है और दोनों पार्टी में से अगर किसी एक पार्टी की पावर ज़्यादा दिख रही है तो ये फैक्ट है कि दूसरे पार्टी की पावर जो है वो कम होगी। सो पावर इज़ लाइक अ शीशो, ठीक है। चलो झूले की दुनिया से बाहर आते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट। अब फिर से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो अपने डोमिनेशन को स्टार्ट कर रही थी, स्टेब्लिश कर रही थी, ठीक है। अब प्रीडोमिनेट, कैसे डोमिनेट वो कर रही थी, कैसे डोमिनेट वो करती थी, ठीक है। प्रीडोमिनेट, लार्ज इंडस्ट्रीज फॉर्म्ड अ स्मॉल सेगमेंट। जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हुआ करते थे, लार्ज सेगमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रीज हुआ करते थे, वो बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स में काम करते थे, डिवाइड कर देते थे वर्क को। हाँ, ये ग्रुप इस वर्क को करेगा, ये ग्रुप इस वर्क को करेगा, ये ग्रुप इस वर्क को करेगा, ठीक है। सो पावर इज डिवाइडेड, वर्क इज डिवाइडेड इन वेरी स्मॉल सेगमेंट्स। और जितने भी स्मॉल प्रोडक्शन के होते थे इंडस्ट्रीज, दे वर्कड इन वेरी रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज। और वो लोग बहुत कम और बहुत रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में ही काम किया करते थे, बट देयर प्रोडक्शन वाज वेरी हाई, ठीक है। तो 1911 में क्या देखा गया कि ओनली 5% आर वर्किंग इन रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज एंड 1931 तक भी क्या देखा गया कि ज़्यादा नहीं बढ़ा, वो 5 to 10% ही वो बढ़ता है, ठीक है। बाकी के जितने भी वर्कशॉप्स थे वो सारे रेस्ट में चले गए थे। क्यों? क्योंकि फूड प्रोडक्ट्स, अब जितना भी काम हो रहा था, जो भी प्रोडक्शन हो रहा था, वो आर्मी के नीड के अकॉर्डिंग हो रहा था, वर्ल्ड वॉर 1 के नीड के अकॉर्डिंग हो रहा था, ठीक है। वॉर के लिए उन लोगों को क्या चाहिए, उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन अब हो रहा था ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम प्रोडक्शन जो है वो एक्सपेंड देखने को मिलता है 20th सेंचुरी में। हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम प्रोडक्शन इसलिए एक्सपेंडेड देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि मशीन मेड्स गुड्स अब वॉर के नीड के अकॉर्डिंग सामान बना रहे थे। तो अब आम जनता को कहाँ से मिलेगा सामान? आम जनता के लिए फिर से वो लोग हैंडमेड प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। एंड दैट्स वाई 20th सेंचुरी में हैंडमेड प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने को देखने को मिलता है, यानी कि वो बहुत तेज़ी से मार्केट में फैलते हैं। सेकेंड डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी तक क्या देखने को मिलता है कि जो वीवर्स हुआ करते थे, दे यूज्ड लूम्स विथ अ फ्लाई शटल, ठीक है। दे यूज लूम्स विथ अ फ्लाई शटल। और सेकेंड डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20th सेंचुरी के नेक्स्ट 20 ईयर्स में क्या देखने को मिलता है कि जो वीवर्स हुआ करते थे वो लूम्स का यूज़ तो करते थे बट विथ अ फ्लाई शटल। What do you mean by fly shuttle? ये एक तरीके का मशीन होता था
जैसे धागा अगर है, एक रोल में धागा बंधा हुआ है, बुना हुआ है, वीव किया हुआ है, ठीक है, तो वो धागा को अगर इधर से डालोगे और इधर से फिर वो निकल जाएगा। तो वो एक प्रोसेस चलता था धागा बनाने का, जिससे जुड़ते जुड़ते कोई भी प्रोडक्ट यानी कि धागे से कोई जो भी बनता है, जो भी बनाना रहता था वो चीज़ बनता था, धागे की बुनाई होती थी। तो वीवर्स वर यूज्ड फ्लाई शटल फॉर लूम्स, ठीक है, लूम्स का यूज़ करते करते, ठीक है, फ्लाई शटल जैसे इमेज आप लोग को दिख रहा होगा बोर्ड पर। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ फ्लाई शटल। क्लियर है यहाँ तक? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किस तरीके से प्रीडोमिनेट करती थी सोसाइटीज़ में। वॉर मेड गुड्स जब आए तो उसकी वजह से हैंडलूम क्लोथ्स और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन यानी कि बेसिकली हैंडमेड प्रोडक्शन जो है वो एक्सपैंड होता है 20th सेंचुरी में। और जो वीवर्स होते थे वो लूम्स को यूज़ करते थे विथ अ फ्लाई शटल, एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ फ्लाई शटल। इज़ इट क्लियर? सो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ हाउ डिड द हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम प्रोडक्शन एक्सपेंडेड? हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम प्रोडक्शन जो है वो एक्सपेंड होता है। क्यों एक्सपेंड होता है ये मैंने अभी जस्ट बताया। क्या रीज़न रहता है इन दोनों के एक्सपेंड होने का? तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट टू मेजर रीजंस। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वाज द वन रीज़न। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या होता है? सबसे पहले तो वो लोग यार्न से क्लॉथ बनाने का मैकेनिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में जाकर, ठीक है। और सबसे पहले वो लोग फ्लाई शटल का यूज़ करते हैं। मैकेनिकल टेक्निक्स में भी सबसे पहले किसका यूज़ किया जाता है? तो फ्लाई शटल का यूज़ किया जाता है। फ्लाई शटल क्या होता है अभी मैंने पिक्चर दिखा दिया आप लोगों को। फ्लाई शटल इज़ एन मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड फॉर वीविंग मूव्ड बाई मीन्स ऑफ रोप्स एंड पुलीज। उस तरीके से रोप्स एंड पुलीज लगा रहता है जिसको खींचने से, जैसे इट प्लेसेस द हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स वर नोन एज वेफ्ट एंड इनटू द वर्टिकल थ्रेड्स, एंड वर्टिकल थ्रेड्स वर नोन एज रैप। तो हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स यानी कि वो क्या होता है कि वो रोप्स और पुलीज बना रहता है, तो वो हम लोग अपने राइट हैंड साइड से डालते हैं, उसको हॉरिजॉन्टल थ्रेड में डालते हैं वर्टिकल थ्रेड के तरफ, ठीक है। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल थ्रेड बना रहता है और इस तरीके से वर्टिकल थ्रेड्स बने रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो धागे का काम किया हुआ जो वीविंग्स रहता है, ठीक है, तो इस बॉक्स को हम लोग यहाँ पे एक रोप वे बंधा हुआ रहता है। इस रोप वे से अगर हम लोग इसको खींचते हैं और इसको जब डालते हैं इस तरफ, तो इस तरफ से निकलता है, ठीक है। और ये जो मैकेनिकल टेक्निक था ये सबसे पहले स्टार्ट होता है इन द प्रोडक्शन फ्रॉम मेकिंग यार्न टू क्लॉथ, ठीक है, यानी कि फ्लाई शटल का यूज़ होता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में सबसे पहला। सेकेंडली क्या यूज़ होता है? सेकेंडली यूज होता है सर्टेन ग्रुप ऑफ वीवर्स were in better position than others to survive the competition with mill industries। वो बहुत सारे अच्छे बेटर प्रोडक्शन में आते हैं। क्यों बेटर प्रोडक्शन में रहते हैं? इसी के लिए क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को कोरस क्लॉथ और फाइन वैराइटीज़ के प्रोड्यूसर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्शंस देखने को मिलेगा। व्हाट वर द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन दीज टू? जितने भी कोरस क्लॉथ होते थे यानी कि जो कम रेट पर चीप क्वालिटी के कच्चे धागों से बनाए हुए जो जितने भी क्लॉथ होते थे सॉरी, तो वो सारे क्लॉथ उनमें फ्लक्चुएशंस, डिमांड का जो फ्लक्चुएशंस था वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। क्यों? क्योंकि वो जितने भी क्लॉथ्स होते थे बेसिकली देवर टेक फ्रॉम पुअर पीपल्स, और वो लोग क्या करते थे यानी कि पुअर पीपल्स कोरस क्लॉथ के प्रोडक्शंस को ज़्यादा यूज़ करते थे क्योंकि वो चीप क्वालिटीज़ के होते थे क्योंकि कच्चे धागों से बनाए जाते थे, बेसिकली बहुत कम सामान को यूज़ करके बनाए जाते थे, तो चीप रेट पर बेच दिए जाते थे। तो बेसिकली ये पुअर्स के द्वारा यूज़ किया जाता था। और जितने भी फाइन वेराइटीज़ के प्रोडक्शन होते थे वो रिच सोसाइटीज़, रिच पीपल के द्वारा यूज़ किया जाता था, और इसमें लेस फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। इसमें फ्लक्चुएशन डिमांड के अकॉर्डिंग बहुत हाई रहता है और इसमें फ्लक्चुएशन डिमांड के अकॉर्डिंग बहुत कम रहता है, ठीक है। दीज आर द टॉपिक, दीज आर द पिक्चुलैरिटीज ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है, कि क्या क्या विशेष कारण रहते हैं जिसके वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बढ़ोतरी होती है या फिर हम लोगों को फॉल देखने को मिलता है, इसके बारे में पता चलता है। इज इट क्लियर? ठीक है,
तो यहाँ तक क्या देखने को मिलता है कि हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम प्रोडक्शन जो वो किस तरीके से एक्सपैंड होता है. देयर वर द टू मेन रीजंस, टेक्नोलॉजिकल रीजन एंड द ग्रुप ऑफ वीवर्स वर इन बेटर पोजिशन. ठीक है, द ग्रुप ऑफ वीवर्स वर इन बेटर पोजिशन. लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक, द पेक्युलरिटीज ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ्स. वीवर्स क्या करते हैं, वीवर्स अपना जो प्रोडक्शन है वो कभी भी बंद नहीं करते हैं. हार्डशिप, स्ट्रगल, यानी कि वो स्ट्रगल के साथ साथ सर्वाइव करते रहते हैं, बट अपने प्रोडक्शन को कभी भी बंद नहीं करते, क्योंकि अगर प्रोडक्शन को बंद कर देंगे तो उनका जो भी इनकम आता था, छोटा से छोटा इनकम ही वो बंद हो जाएगा और फिर उन लोगों के लिए सर्वाइव करना हार्डशिप हो जाएगा. ठीक है, सर्वाइवल वो लोग नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. और क्या देखने को मिलता है कि विमेन, चिल्ड्रन, ये सारे लोग जो है वो प्रोडक्शन के फील्ड पर उतर आते हैं काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए. और वीवर्स, जितने भी ग्रुप ऑफ वीवर्स और वर्कर्स हुआ करते थे, दे वर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस. दे वर नॉट ओनली द सेगमेंट्स. ऐसा जैसे दिखाया जाएगा आपको पिक्चर्स में या सुनाया जाएगा आपको कहानी में कि वीवर्स जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पार्ट नहीं है, वो बस एक छोटे से मुद्दे पर काम करते थे. एक छोटे मोटे इंडस्ट्रीज़ में चलो उनको काम दे दिया गया और वो काम करते थे. नहीं, वीवर्स का भी एक बहुत मेजर रोल रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में. दे वर नॉट ओनली द सेगमेंट्स. इज इट क्लियर? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, द पेक्युलरिटीज ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ. इस टॉपिक का नोट्स मैं इस टॉपिक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. होप सो आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर होगा. फिर भी अगर क्लियर नहीं है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो. ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू.